हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 की एसएसटी को पढ़ेंगे। और आज का हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें पहला टॉपिक है आर्थिक गतिविधि। देखिए, आर्थिक गतिविधि को हम कैसे, ये समझ लिए क्वेश्चन है कोई पूछ दे कि आर्थिक गतिविधि किससे कहते हैं, तो आप यहाँ पे आंसर देंगे कि ऐसे क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय प्राप्त की जाती है, आर्थिक गतिविधि कहलाती है। ठीक है, तो इसमें अब दूसरा टॉपिक आ जाएगा। इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कौन कौन से हैं? तो देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रक या सेक्टर में बांटा जाता है। कोई भी अर्थव्यवस्था है उसको 3 सेक्टर में बांटा जाता है या 3 क्षेत्र में बांटा जाता है। उसको कहते हैं पहला प्राथमिक, ठीक है, दूसरे वाले पे जो है आ जाता है आपका द्वितीयक, और तीसरे पे तृतीयक। तो अब जाहिर सी बात है कि हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्रक कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन यानी जो प्रकृति ने हमें निःशुल्क प्रदान किया, जिसके लिए हमने कोई भी व्यय नहीं किया है। प्रकृति जैसे भूमि हो गया, तो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, ठीक है। और जो प्राकृतिक झील, झरने, नदी, पहाड़ जितने हैं प्राकृतिक जो भी हैं, प्रकृति ने प्रोवाइड किया है, वो सभी प्राकृतिक संसाधन। इसके लिए एक वीडियो होगा, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है इस कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। यहाँ पे हो जाएगा इसे इसे कृषि व सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। किसको? प्राथमिक क्षेत्रक को। अब उदाहरण है, जैसे कृषि कार्य करते हैं, तो अभी मैंने बताया भूमि संसाधन, भू संसाधन, ठीक है। तो भू संसाधन का प्रयोग करते हैं, तो ये जो है भूमि से जितने प्रोडक्शन हम निकालते हैं ना, जितने प्रोडक्ट को निकालते हैं, वो सभी जो है प्राइमरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आ जाती है। फिर मत्स्य पालन, मत्स्य पालन यानी मछली का पालन करना, देखिए ये भी जो है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। उसके बाद बात करेंगे द्वितीयक क्षेत्रक के बारे में। अब द्वितीयक क्षेत्रक कौन कौन से होते हैं, तो आइए इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्रक, ठीक है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त वस्तुओं को लेकर नई वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। यानी जब हम, जैसे कोई प्राइमरी सेक्टर का कोई चीज़ हो गया, जैसे मान लीजिए कि गेहूं हमने उगाया या धान उगाया, और उस गेहूं से जो है हमने आटा बनाया, ठीक है, या धान से जो है चावल बनाया, ठीक है। तो जो चावल बनाने का जो कार्य है, वो जो है द्वितीय क्षेत्रक में आ जाएगा। वही इसे जो है द्वितीय क्षेत्रक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र भी है, ठीक है। और प्राथमिक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य उस वस्तु से या उस उत्पादन से होता है, इसलिए इसको द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। और यह उद्योगों से जुड़ा है, इसलिए जो इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम लोग तृतीय क्षेत्रक के बारे में। देखिए, तृतीय क्षेत्रक कौन से होते हैं, तो तृतीय क्षेत्रक की बात करेंगे तो तृतीय क्षेत्रक प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक के उत्पादन गतिविधियों में सहायता करते हैं। इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, ठीक है। इसमें सेवा क्षेत्रक भी आ जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए बैंकिंग है और परिवहन। तो अभी हमने बताया कि प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक में उत्पादन जो होता है, उसमें उनकी गतिविधियों में क्या करते हैं, ये सहायता प्रदान करते हैं। कैसे प्रदान करते हैं, मैं अभी उदाहरण को लेकर के आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए प्राथमिक क्षेत्र में हमारे चावल का उत्पादन, भूमि संसाधन से चावल का धान को जो है उगाते हैं, ठीक है। और वह जो है द्वितीय क्षेत्रक में होता है, किसी फैक्ट्री वगैरह में ले जा करके उसको उगाया जाता है, ठीक। मतलब उससे चावल बनाया जाता है, धान से उगाया नहीं जाता है, चावल बनाया जाता है। लेकिन खेत से उस फैक्ट्री तक या जो भी राइस मिल वगैरह है, ले जाने के लिए किसी परिवहन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वही परिवहन है। तो वह परिवहन जो है उसमें उसमें सेवा प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो वही परिवहन जो है तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आ जाएगा। सेवा क्षेत्रक है तो जाहिर सी बात है कुछ और उदाहरण भी देंगे। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन जो है, जो उत्पादन होता है, सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती हैं। अन्य सेवाएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, वकील हो गए, ठीक है, वकील की सेवा है, ठीक है, डॉक्टर की सेवा है, कॉल सेंटर है, सॉफ्टवेयर विकसित करना इत्यादि
कार्य जो है तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। फिर अब बात करेंगे तीनों आर्थिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव। देखिए 1972 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र प्रमुख था। ठीक है, अभी भी जो प्राइमरी एक्टिविटी है, जो कृषि है, उसका बहुत बड़ा योगदान है जीडीपी में। जैसे कृषि पद्धति में सुधार होता है और अधिशेष भोजन का उत्पादन होता है, लोगों ने अपनी ऊर्जा को विनिर्माण की दिशा में चैनलाइज किया। ठीक है, बहुत जल्द ही द्वितीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली और इसे प्रमुखता, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक या प्राकृतिक, और यहाँ पे हो जाएगा प्राथमिक, हम कह सकते हैं प्राकृतिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास के कारण सूचना और प्रौद्योगिकी, व्यापार, परिवहन आदि तृतीय क्षेत्र को प्रमुखता मिली। जाहिर सी बात है, किसी भी एक क्षेत्र में विकास होगा, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर है चाहे द्वितीयक सेक्टर है, तो उससे प्रभावित जो है अन्य जो 2 सेक्टर होंगे वो प्रभावित होंगे। लेकिन यहाँ पे जो है अगर प्राथमिक क्षेत्र में विकास होता है, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में विकास होता है तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र प्रभावित जरूर होंगे। अब यहाँ थोड़ा सा एक टॉपिक हमारे पास छूटा हुआ है, देख लेते हैं कि 2011-12 में भारतीय जीडीपी में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 60% है। 2011-12 में तृतीय क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब बात करेंगे सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में देश के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, कौन? सकल घरेलू उत्पाद द्वारा इन तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसी को जो है जीडीपी कहते हैं, जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पाद अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस देश में कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है और तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल जो है उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। अब बात करेंगे दोहरी गणना। दोहरी गणना क्या है? ठीक है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। देखिए, दोहरी गणना की समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्यों को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ जाता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अगर नहीं समझ में आया फिर मैं बता देता हूँ। दोहरी गणना की समस्या कब होती है? जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है, क्योंकि इसमें कच्चे माल का भी मूल्य जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब इसका समाधान ये है कि केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए, प्राथमिक उत्पाद की गणना नहीं की जानी चाहिए। जो पहला जो रॉ मटेरियल का जो हम प्रोडक्शन दे रहे हैं उसको भी गिन लेंगे, लास्ट वाले को गिन लेंगे, तो दोहरी गणना हो ही गई। एक ही को गिनना है तो लास्ट वाले को जो है केवल अंतिम उत्पादन के मूल्य की गणना करनी चाहिए। अब आता है भारत में तृतीय क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण क्या है। देखिए, बात करेंगे तृतीय क्षेत्र की तो फिर से मैं बताना चाहूँगा कि तृतीय क्षेत्रक जो है सेवा क्षेत्रक कहलाता है और सेवा क्षेत्रक यह लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करता है, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे कारण है, जैसे उत्पादन की बात, उदाहरण की बात कर लेते हैं। अस्पताल हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, टेलीग्राफ हो गया, ये सब क्या है? एक महत्वपूर्ण का एक जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, बुनियादी सेवाएं हैं। तो इन बुनियादी सेवाओं को जो है ये तृतीय क्षेत्रक ही हमको प्रोवाइड करता है। फिर कह रहा है कृषि और उद्योग के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं। अब देखिए, कृषि और उद्योग के लिए परिवहन और व्यापार जैसी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं और ये भी सेवा क्षेत्रक में आ जाएगा, परिवहन और व्यापार भी। फिर और बात करते हैं आगे। देखिए, लोगों के आय स्तर के बढ़ने के साथ
लोगों द्वारा आर्थिक सेवाओं की आवश्यकता की मांग उत्पन्न हुई, इसलिए भी इसका महत्व बढ़ गया। सूचना और संचार पर आधारित नई सेवाएं आवश्यक हो गई। यह बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। तृतीय क्षेत्र देख लीजिए, तभी तो सभी लोग जो है नौकरी के लिए परेशान है कि नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल जाए, और जो नौकरी चाकरी है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब थोड़ा सा एक दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रकों के परस्पर एक दूसरे के निर्भर होने के कारण क्या क्या। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि देखिए ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे निर्भर है, बिना एक दूसरे पे निर्भर हुए जो है इनका काम चलने वाला है नहीं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकी व परिवहन की आवश्यकता होती है, इसलिए भी एक दूसरे पे निर्भर हैं। ठीक है, विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, प्राइमरी एक्टिविटी से। जैसे मान लीजिए कपड़ा ही बनाना है, तो कपड़ा बनाने के लिए हमको जो है वो कपास कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी एक्टिविटी से ही मिलेगा, खेती करेंगे तभी तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, उसका प्रोडक्शन भी जो है प्राइमरी एक्टिविटी से होता है, और विनिर्माण उद्योग हमारा जो है सेकेंडरी वाले में आ जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे से ये कनेक्टेड हैं। अब बात करते हैं प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्रक की सहायता से ही जो सेवा क्षेत्रक है, ठीक है, जो सेवा क्षेत्रक है या सेवा क्षेत्रक में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे भंडारण है, भंडारण, बैंकिंग है, ठीक है, यातायात है, ये सब क्या है? ये सब जो है सेवा क्षेत्रक के लिए नए नए रोजगार जो है उत्पादन। जैसे भंडारण करना है तो जाहिर सी बात है हेल्पर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबरर्स की जरूरत पड़ेगी। बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर्स भी जो है ये सेवा क्षेत्रक में आता है, ये लोग भी हेल्प के लिए ही हैं। यातायात है, इसकी बात तो कई बार होगी। देखिए तीनों क्षेत्रक परस्पर निर्भर हैं और किसी एक की भी अनुपस्थिति का अन्य दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी की। ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, और ये एक समस्या है। बेरोजगारी एक समस्या है जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं, प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं वो, ठीक है, अर्थात एक ही काम में जरूरत से ज़्यादा वो लगे हुए हैं, ठीक है, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जैसे कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है। अभी इसमें मौसमी बेरोजगारी आ जाती है, ठीक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा भी दें तो उत्पादन में विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक मौसमी बेरोजगारी है इसी में, तो जो मौसमी बेरोजगारी है उसकी बात करेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए जैसे मौसम चल रहा है कि गेहूं बोना है, तब गेहूं बोने के लिए जो है मान लीजिए एक टाइम है, उसमें जो है उनका जो है काम बन गया, जो भी अपने मजदूर भाई हैं चाहे जो भी होंगे वो लोग काम करेंगे। लेकिन जैसे गेहूं की बुआई हो गई तो अब गेहूं की बुआई के बाद क्या हो जाएगा? वो बेरोजगार हो जाएंगे। अब पानी उनी चलाने के लिए 1-2 दिन में चलाएंगे ना, अब कब चलाएंगे? 15 दिन पे, 21 दिन पे, जो भी अपना शेड्यूल बांधे होंगे उस पर चलाएंगे। तो अब इस हिसाब से जो बीच का टाइम है वो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी का टाइम हो जाएगा। उसी को मौसमी बेरोजगारी भी कहते हैं, सीजनल बेरोजगारी है। मान लिया धान वाले में ही है, धान लगा दिए तो उसमें क्या करना, दवाई मारना है, तो रोज रोज दवाई तो छींटने जाएंगे नहीं, रोज रोज खाद डालने जाएंगे नहीं, तो जो बाकी टाइम बचेगा वो क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी में आ जाएगा। अतिरिक्त रोजगार का सृजन करने के उपाय देखिए, छोटी अवधि के लिए महात्मा गांधी, अब इसी तर्ज पे बात करेंगे हम लोग, जो मनरेगा आया था इसी तर्ज पे आया था कि भाई जो अपना सीजनल काम है वो अपना काम कर लीजिए, बाकी बीच के बचे हुए 100 दिनों के लिए जो है आपको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 जैसी योजनाएं, यह योजना 2005 में लागू की गई थी, आप याद रखेंगे। इस योजना के अंतर्गत सरकार जो है लोगों को 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई है। अब जो नहीं समझेगा वो कहेगा कि सिर्फ 100 दिन के लिए रोजगार दे रहे हैं, बाकी दिन आदमी कहाँ जाएगा? तो भाई ये बेरोजगारी जो है, जो मौसमी बेरोजगारी है, उसको खत्म करने के लिए दिया गया है, और उस काम को करके आप अपने ही गांव का विकास करेंगे।
ठीक है। अब यहाँ पे जो है रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना, अपने गांव या आस-पास के क्षेत्र में ही कार्य स्थान का होना, यहाँ पे स्थान रहेगा, कार्य स्थान का होना, 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करना, ताकि महिलाओं का भी आय होने लगे। भाई घर गांव में ही अपना रहेगा, वो अपना काम कर लेंगी और उस हिसाब से जो उनका इनकम भी हो जाएगा। गरीबों में अति भी गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना, ये जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना 2005 की उद्देश्य है कि सभी लोगों को जो है रोजगार प्रदान किया जाए। दीर्घकालीन उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, कृषि सुव्यवस्थाओं में सुधार किया जाए, जो भी कृषि सुविधाएं हैं, ठीक है, उसमें सुधार किया जाए। सस्ती दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाए। अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना कराई जाए। विद्यालय व कॉलेजों की स्थापना किया जाए, ताकि इस टाइम पे भी लोग काम चलें। स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है बेहतर बनाया जाए, जिसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह का जो है निर्माण करवाना, ठीक है, या उपलब्धता लाना। अब है शिक्षित बेरोजगारी, एक नया टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है, तो उसी को शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इसके बारे में तो अभी हम लोग बात किए हैं, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं आपको। देखिए, केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, जिसे ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। या काम का अधिकार एक नया टॉपिक आता है, इस टॉपिक को भी हम लोग बात थोड़ा कर लेते हैं। तो देखिए, काम का अधिकार सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। अभी ऊपर भी था कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। देखिए, बेरोजगारी भत्ता कब दिया जाएगा? जब 100 दिन का रोजगार जो है आपको गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 या मनरेगा 2005 कहते हैं। ठीक है, मनरेगा को बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इसको जो है पेश करते हैं। अब राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधान की बात करते हैं। देखिए, रोजगार या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। रोजगार न मिलने पर या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ठीक है, रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना किसका काम हो जाएगा? अब यहाँ पे सरकार का काम हो जाएगा। और काम जो क्या है, अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही करना है। 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित है, और गरीबों में अति गरीब लोगों को रोजगार प्रदान करना जो है इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं संगठित क्षेत्र की। देखिए, संगठित क्षेत्र और दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। तो संगठित क्षेत्र की बात करते हैं। देखिए, इसमें वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ठीक है, ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का अनुपालन करते हैं। जैसे जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, अभी आगे इसमें जो है आपको पढ़ने को मिलेगा, नहीं रहेगा तो हम और एक्सप्लेन कर देंगे। फिर भी आपको बता देते हैं कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे सरकारी बैंक कर्मचारी हो गए जो सरकारी हैं, ठीक है, या विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, महाविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, विश्वविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, मतलब जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, जैसे पुलिस में हो गए, ठीक है, इन सबको जो है जो संगठित क्षेत्र में रखा जाता है। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस संगठित क्षेत्र में ये लोग जो है बहुत सारी फैसिलिटीज जो है पाते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र के लोग जो है फैसिलिटीज नहीं पाते हैं। अभी हम आपको आगे थोड़ा सा और बताते हैं। इसमें आगे हम लोग बात करेंगे कि देखिए, संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को प्राप्त लाभ, तो काम के निश्चित घंटे होंगे, यानी 8 घंटा आपको काम करना है, इससे ज़्यादा काम नहीं करना है। निश्चित समय से अधिक काम करने पर अतिरिक्त आय जो है प्राप्त होगी। किसको? संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को। ठीक है, संगठित क्षेत्र का जो कर्मचारी होगा उसको। चिकित्सा सुविधाएं
वह पेंशन सुविधा मिलेगी। तो जो भी संगठित क्षेत्र का व्यक्ति होगा उसको चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, वह पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। स्ववेतन अवकाश, भविष्य निधि का सेवानुदान भी मिलेगा। कार्यस्थल पर उचित वातावरण व न्यूनतम सुविधाएं प्राप्त होंगी। अनुचित शोषण नहीं होगा। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट में होते हैं भाई उनका अनुचित शोषण कहाँ होता है, और जो असंगठित क्षेत्र में होंगे उनके बारे में ही बात कर लेते हैं। देखिए, अब असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र छोटी-छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर होती हैं या अधिकांशतः नियंत्रण से बाहर रहती हैं, से निर्मित होता है। कौन? असंगठित क्षेत्र। यह प्रायः सरकारी नियमों का पालन यहाँ पर नहीं किया जाता है असंगठित क्षेत्र में। जैसे मान लिया कोई मजदूर है, तो अब वहाँ कौन-सा सरकारी नियम का पालन करवाना है, ठीक है? उससे जो है जितना घंटा मन करता है लोग काम करवाते हैं, और तो और उसको जो है उतना जो है मजदूरी भी नहीं मिलता है। तो ये मजदूर और अन्य प्रकार के लोग जो है जो गैर सरकारी होते हैं असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और बात करते हैं, देखिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयाँ। अब इनकी कठिनाइयाँ कौन-कौन सी हैं? देखिए, यह क्षेत्रक सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है। न्यूनतम वेतन मिलता है। रोजगार की अवधि व कार्य सीमा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है। अब यहीं देखिए कि किसी भी प्रकार की छुट्टी का लाभ या प्रावधान जो है असंगठित क्षेत्र में नहीं होता, लेकिन संगठित क्षेत्र में छुट्टी टाइम टू टाइम मिलती है। संडे की छुट्टी है तो उसका भी वेतन भी मिलता है, सवेतन छुट्टी उन लोगों को मिलता है, यानी वेतन के साथ। जबकि जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं उनको जो है सवेतन छुट्टी नहीं प्राप्त होता है। कोई भी छुट्टी लेंगे तो उनका पैसा कट जाएगा। ऐसे देखिए, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो जो असंगठित क्षेत्र के लोग होते हैं उनका जो है निश्चित कार्य क्षेत्र नहीं है, ठीक है, कि यही काम करना है। हालांकि अब धीरे-धीरे इसमें भी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र की मान्यता है वो यही आता है। अब देखिए, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में अंतर। तो संगठित क्षेत्र की बात कर लेते हैं, इसमें अधिक वेतन मिलता है। आप संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर को जान रहे हैं यहाँ पे। देखिए, इस संगठित क्षेत्र में अधिक वेतन है और असंगठित क्षेत्र में कम वेतन है। ठीक। अब असंगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित है, इसमें नौकरी सुरक्षित नहीं है। कार्य की स्थिति अच्छी है संगठित क्षेत्र में, जबकि निम्न स्तरीय कार्य परिस्थितियां जो है असंगठित क्षेत्र में पाई जाती हैं। संगठित क्षेत्र में अच्छी स्थितियां पाई जाती हैं। देखिए, कर्मचारी योजनाओं का लाभ लेते हैं, जो भी योजनाएं बनती हैं, ठीक है, जबकि इसमें जो है असंगठित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का योजना का लाभ जो है, कर्मचारी योजनाओं का लाभ इनको नहीं मिलता है। कार्य अवधि यानी काम के घंटे जो इसमें निश्चित होते हैं, किसमें? संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चितता नहीं है काम की अवधि का, कितना काम आपसे कराएंगे। भारत में कृषि के संगठित क्षेत्रकों में होने के कारण, भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण, इस टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं। तो भारत में कृषि के असंगठित क्षेत्र में होने के कारण है क्योंकि कृषि एक असंगठित क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, बिना अतिरिक्त वेतन के काम करना पड़ता है। कृषि मजदूरों को दैनिक मजदूरी के अलावा कोई अन्य सुविधा नहीं मिलती है। रोजगार सुरक्षित नहीं है, अभी मैंने वो बेरोजगारी की बात की, मौसमी बेरोजगारी की। ठीक है, मजदूरों की सुरक्षा नहीं है। नियम, कोई भी विनिमय नहीं है, उसका कोई नियम कानून नहीं है। संरक्षण की आवश्यकता वाले लोग कौन-कौन से हैं, इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे। देखिए, असंगठित क्षेत्र के लोगों को जो है संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे भूमिहीन किसान हो गए, कृषि श्रमिक हो गए, छोटे व सीमांत किसान हो गए, काश्तकार हो गए, बटाईदार हो गए, शिल्पी हो गए इत्यादि। इन लोगों को जो है संरक्षण की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में बात कर लेते हैं कि शहरी क्षेत्रों में संरक्षण की आवश्यकता किसको है? देखिए, औद्योगिक श्रमिक को, निर्माण श्रमिक को, जो भी निर्माण कार्य करते हैं, व्यापार व परिवहन में कार्यरत लोगों को, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र। तो अभी तक तो हम लोग बात ही कर रहे थे कि जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है, सार्वजनिक क्षेत्र
कहलाता है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है, भाई वो निजी क्षेत्र हो गया। देखिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक में अंतर। तो सार्वजनिक क्षेत्र की बात कर लेते हैं। देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में जो परिसंपत्तियां होती हैं उस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सभी सेवाएं जो है सरकार उपलब्ध कराती है। इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है। रोजगार की सुरक्षा भी प्रदान की जाती है और सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया इसी वीडियो में। फिर निजी क्षेत्र की बात कर लेते हैं। निजी क्षेत्र में भाई जाहिर सी बात है परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। जितनी भी संपत्तियां रहेंगी तो इसी लोग कहते हैं कि हमारा काम है, हमारा मर्जी है, जैसे चाहेंगे वैसे कराएंगे। तो परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। सारी चीजें एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती हैं। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं। सवैतनिक छुट्टी या अन्य सभी सामान्यतः सुविधाएं जो है सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं। अब बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका। इसी चीज को लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में अगर विकास होगा तो पूरे राष्ट्र का विकास होगा और प्राइवेट सेक्टर में विकास होगा तो सिर्फ किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को जो है या कंपनी को जो है लाभ होगा। तो कंपनी भी किसी व्यक्ति की ही होगी। अब देखिए इसमें ढांचागत सुविधाएं व कृषि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र का राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इसमें ढांचागत सुविधाओं कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो गया और वो जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है, कम पैसे में उसका इलाज हो जाएगा। लेकिन वहीं जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल में न जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए तो हालत खराब हो जाएगी। तो यही कह रहा है कि लोगों को सुविधाएं जो न्यूनतम मूल्य पर जो है उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता अनुदान दिया जाता है और अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। अब एक और टॉपिक आता है, ये नेक्स्ट टॉपिक, कि तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। देखिए रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात में नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है बढ़ जाती है। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो जैसे मान लीजिए, अब थोड़ा सा ये समाप्त होता है तो हम समझाते हैं आपको। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर आ जाती है। वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि पहले जो है मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक परिवार में 4 लोग हैं या हाँ 4 लोग हैं। तो अब 4 लोगों में जो है कोई व्यक्ति मान लीजिए 4,000 कमा रहा है या 8,000 कमा रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस पे चला गया, सब पे जो है 2-2 हज़ार चला गया। लेकिन अगर उसी परिवार में 6 लोग हो गए या 8 लोग हो गए, ठीक है, तब डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ चला गया, 1-1 हज़ार पे। तो आय क्या हो गई, निम्न हो गई। जो सुविधाएं पहले लोगों को बहुत अच्छी मिल रही थी, अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, कम मिलना शुरू हो जाएगा। शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, तभी जो है शहरी क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न होगा। पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियों व नियमों में परिवर्तन करना, ठीक है, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों पर ऋण या आर्थिक सहायता प्रदान करना। कृषि क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं। देखिए असिंचित भूमि, आय में उतार चढ़ाव, कर्ज का बोझ, मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी नहीं, ये कृषि क्षेत्र की जो है प्रमुख समस्याएं हैं। भाई असिंचित भूमि है, आय में उतार चढ़ाव होता रहता है, कर्ज का बोझ भी बढ़ता रहता है और मौसम के बाद या पहले कोई नौकरी थोड़ी ना है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कि कृषक कटाई के तुरंत बाद स्थानीय व्यापारियों को अपना अनाज बेचने को मजबूर है, जिससे जो है उनको उस अनाज का जो है उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। अब कृषि में अधिक रोजगार पैदा करने के उपाय क्या क्या हैं। तो किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, अगर अधिक ऋण देंगे तो कृषि में जो है अधिक रोजगार जो है पैदा किया जा सकता है। उसके बाद है
सूखे क्षेत्रों की सिंचाई के लिए नदियों पर जो है बांध बनाए जा सकते हैं। फिर है बीज और उर्वरकों पर सब्सिडी दी जा सकती है। भंडारण की सुविधा प्रदान की जा सकती है। परिवहन सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है। और ये वीडियो जो है यहीं पे जो है समाप्त हो गया, द एंड। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि दूसरे लोगों का भी कल्याण हो सके। थैंक यू वेरी मच।